हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अ क्लासिक मॉम। दिस इज नोरा बाली और आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड टेंशन और स्ट्रेस के बारे में एंड हाउ डू वी डील विद इट। टू डिस्कस दिस आज हमारे साथ जुड़ी है ICF सर्टिफाइड लाइफ कोच अलका और सोनल बारा, my friend, and she is also going through the same tension because her son is giving board exams. So today we'll be discussing all those tensions and stress that we all go through and the questions related to them. Alka is going to answer them. So let's get started. तो शौर्य अभी 10th बोर्ड देगा तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, कितने सारे टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा related to board exams और कैसे वो अच्छा करे. And I'm sure he also goes through a lot of pressure. बहुत प्रेशर है. Even mothers as a parent, मुझे तो है ही है, बच्चों को तो प्रेशर होता ही है, but parent as a parent हम मॉम्स को भी बहुत प्रेशर है इस बात का. और हमारी फ्रेंड्स और हम सब मिलकर यही डिस्कस करते रहते हैं कि how to deal with this pressure. I'm sure. So Coach Alka is here. She's going to answer all our questions. वो हमारे सारे questions के आंसर देंगे so that we sail through this comfortably. सबसे मेन क्वेश्चन तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं एज अ मॉम कि जो इरेगुलर स्लीपिंग शेड्यूल जो है इनका, इसके बारे में क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? एंड दिस इज वेरी कॉमन क्योंकि टीनेजर्स का जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो एडल्ट्स और छोटे बच्चों से बहुत अलग होता है. टीनेजर्स की जो भी साइंटिफिक चेंजेस हो रहे होते हैं उसकी वजह से वो रात को देर तक उठना पसंद करते हैं और सुबह देर तक सोना पसंद करते हैं. तो इट इज अ साइंटिफिक रीजन, इट इज नॉट रियली इंटेंशनल. तो इसमें उनका कम बस चलता है. हम चाह के थोड़ा बहुत उनका शेड्यूल चेंज कर सकते हैं उनके साथ, पर सबसे पहली चीज़ है ये अंडरस्टैंड करना कि ये रीजन की वजह से हो रहा है, ये एक इंटेंशन नहीं है. तो कि हम चाहते हैं बच्चों को कि सुबह जल्दी उठे, जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ के 4 बजे उठ के पढ़ो. हाँ, हमने यही सुना है शुरू से कि मॉर्निंग की जो स्टडी टाइम है जो मॉर्निंग में वो बेस्ट होता है, बट बच्चे तो आजकल एकदम अपोजिट चलते हैं उसके कि नहीं हमें तो नाइट स्टडी ही करनी है. सो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझनी चाहिए कि बच्चा किस दौर से गुजर रहा है, बच्चे पे क्या बीत रही है, बच्चा कैसे पढ़ना चाहता है, बच्चा कब कंफर्टेबल है, वो कब खाना चाहता है, कब पढ़ना चाहता है, कैसे डे प्लान करना चाहता है, बिकॉज ये तो बच्चे की लाइफ है. और चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई और एग्जाम भी हो, जितना वो कंफर्टेबल होगा उतना उसका फोकस हाई रहेगा. तो हमारा एम उसके कंफर्ट पे और उसके कॉन्फिडेंस पे होना चाहिए कि वो कॉन्फिडेंट रहे. और जैसे जैसे बच्चा एम्पावर होगा, कॉन्फिडेंट होगा, उसका नाइट पैटर्न बनेगा, उतना ही बच्चा कंफर्टेबली याद भी कर पाएगा और उसी पैटर्न में वो ज्यादा सीख पाएगा. तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी बहुत जरूरी है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग या इंटेंशन ढूंढना कि बच्चा क्यों नहीं ऐसा कर रहा है, आपसे पूछ कर. सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी जो आपने बहुत इजी तरीके से आपने बताया और सोल्यूशन दिया, थैंक यू सो मच. और एक और प्रॉब्लम है जैसे बच्चों को दे हैव टू फेस सो मेनी एग्जाम्स, जैसे प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, तो उसका भी स्ट्रेस एक अलग से उनके ऊपर आता है. तो इसका क्या कर सकते हैं इसके लिए? बहुत फटीग है. इनफैक्ट मेनी पेरेंट्स कम टू मी ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड वो कहते हैं कि बच्चे अब इतना पक चुके हैं, बच्चे अब इतना परेशान हो चुके हैं, इतना फटीग हो चुका है कि अब बच्चे उससे आगे कुछ नहीं करना चाहते. अब बच्चे कह रहे हैं कि बस अब एग्जाम हो जाए और खत्म हो जाए. तो मैं बस ये कहूंगी कि अगेन empathizing with children is very important. Trying to give them good breaks, trying to give them good nutrition, trying to balance their needs along with the needs of the examinations. दूसरी बहुत खास चीज और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं लोगों को समझाती हूँ वो ये है कि जैसे सपोज 3 एग्जाम्स हो रहे हैं कंसेक्यूटिवली एक के बाद एक, पहले एग्जाम में कितने मार्क्स आए उस पर इतना ध्यान नहीं देना है, उसको एक प्रेप एग्जाम की तरह लेना है. तो बच्चे को बोलिए चलिए आपने 5% तो सीखा है, अगले एग्जाम में 5% और सीख लेंगे. इंक्रीमेंटल ग्रोथ और इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस पे बच्चों को इंकरेज करना है. ये नहीं कि पहले ही बारी में उसका 100% आ जाएगा, वो सीख रहा है और ये सीखने वाले एग्जाम्स हैं. दे शुड बी ट्रीटेड एज ट्रायल्स.
तो एक ट्रायल के तरीके से इसको हमें देखना चाहिए और बच्चे के माइंड में डालना चाहिए, कोई बात नहीं इस बार नहीं हो तो ये देख लेते हैं कि अगली बार हम कैसे कर सकते हैं। एग्जामिनेशंस में काफी एस्पेक्ट्स होते हैं, मेमोरी होती है, स्पीड होती है और एजुकेशन और लर्निंग होती है कि एक बच्चे को कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो तीनों एस्पेक्ट्स में से कौन सा एस्पेक्ट बच्चा पकड़ सकता है, अगर हम एक ओपन एटमॉस्फेयर रखें जहां बच्चे की बात समझ पाए तो बहुत आसानी से जो है बच्चा तीनों पहलू को क्लियरली देख सकता है इंस्टेड ऑफ सीइंग ऑल थ्री ऑफ देम एज एग्जाम्स। So in the relation of this thing, how can we plan their day to release their pressure or to help them to जैसे वो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगा सके, टेंशन फ्री होके? तो अगेन प्लानिंग शुड आइडियली बी डन विद द चाइल्ड, कितना हो सके हमें बच्चे की ना पार्टनरशिप में। ये बच्चे एक्चुअली सेमी एडल्ट्स हैं, टीनेजर्स जो होते हैं वो सेमी एडल्ट होते हैं, तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए और उन्हें एम्पावर करना चाहिए। तो उसमें बच्चों के साथ बैठ के हमें पूछना चाहिए कि आप कैसे प्लान करना चाहोगे अपने दिन को, आपको खाना कितने बजे चाहिए होगा, आपको क्वाइट टाइम कब चाहिए होगा, उस समय बच्चों को क्वाइट टाइम दिया, खेलने का भी टाइम होना चाहिए, बैलेंसिंग का टाइम होना चाहिए। अगर बच्चे गैजेट्स भी यूज करना चाहें या मल्टीमीडिया या एंटरटेनमेंट थोड़ा बहुत देखना चाहें तो वो भी मॉडरेशन में बच्चों को वो दिया जा सकता है। बस ये और एंटरटेनमेंट किस तरीके का एंटरटेनमेंट दे शुड गेट इनटू, लाइक कोई बोलता है मुझे कॉन्सर्ट जाना है या मुझे वीडियो गेम्स खेलने हैं, सो शुड दे, जैसे my son is doing after studies at night, he used to play PUBG. Is it correct? Yeah, so that's a very good question because this is something that people come and ask. So games और entertainment इस तरीके की होनी चाहिए जिसमें addiction framework कम हो और engagement framework कम हो। जिन चीज़ों में addiction और engagement कम होगी उसमें बच्चा actually एक चीज़ देखकर उसे छोड़ सकता है। For example कोई episodes होंगे या movies होंगी या for that matter बाहर जाके भी आप कोई concert attend कर रहे हैं, आप कोई movie देख रहे हैं, तो उस तरीके की एंटरटेनमेंट एक लिमिट में होती है और एक स्लॉट में होती है, उसमें एंगेजमेंट और एडिक्शन कम होता है। जिन चीजों में एंगेजमेंट और एडिक्शन ज्यादा होता है, आई थिंक vis-a-vis a TV series और गेम, जिन चीजों में एडिक्शन हाई होता है, फॉर दैट मैटर इवन चैटिंग, इवन ऑन चैटिंग प्लेटफॉर्म्स, एनी इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स एंड गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, वहाँ बच्चे को टाइम का ध्यान ही नहीं रहेगा। I have one more question. My son is doing maths, तो he is just वो maths करते करते उसको music सुनना बहुत पसंद है, तो इसमें कोई problem या is it correct or something? As long as the outcome is fine, it's perfectly okay. Because I am always used to stop it because मुझे लगता है कि concentration शायद हो रहा है कि नहीं properly, so right. So there is no one rule book कि बच्चा बिल्कुल शांति में बैठेगा या बच्चा, बट जैसा उसको एनवायरनमेंट चाहिए, उसको अगर म्यूजिक सुनना पसंद आता है, उससे उसको कंसंट्रेशन बढ़ती है तो बढ़िया है, इट शुड वर्क फॉर द चाइल्ड। एंड अगेन कमिंग बैक टू गेम्स, एक डिस्ट्रैक्शन के तरीके से गेम नहीं होना चाहिए, तभी एडिक्शन बनता है। फॉर एग्जांपल बच्चा फटीग हो गया है, थक गया है, परेशान हो गया है और अब वो गेम पे बैठा है तो फिर वो छोड़ नहीं पाएगा क्योंकि उस गेम से उसे रिलीज मिल रहा है। इसीलिए एडिक्शन वाली चीजों को हमें लिमिट करना चाहिए और एंटरटेनमेंट का इस तरीके से बैलेंस रखना चाहिए कि बच्चा एंटरटेनमेंट भी ले सके और अपने एग्जाम पे भी फोकस कर सके। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम्स इज, हम चाहते हैं कि बच्चे आप पढ़ें और आउटकम आए और बढ़िया मार्क्स लाए, बट वी डोंट वांट टू प्रेशराइज देम, तो क्या करें? दिस इज द बिगेस्ट डायलेमा दैट पेरेंट्स कम टू मी टू डिस्कस, बिकॉज़ बच्चे को हमें इंकरेज भी करना है और बच्चे को हमें प्रेशर भी नहीं देना है, तो एक्चुअली बीच का बैलेंस है क्या? और ये बहुत बहुत ट्रिकी है। इसमें जितनी हो सके आपको पार्टनरशिप में काम करना चाहिए अपने बच्चे के साथ। आपको बच्चे को पूरी रिस्पेक्ट देके और पूरी एम्पावरमेंट देके उसके साथ बैठ के ये चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस फ्रीक्वेंसी में पढ़ना है। आउटकम पे फोकस की जगह एफर्ट के फोकस पे बातचीत होनी चाहिए। तो जो बात हो वो इस बात पे हो कि आपने कितना एफर्ट डाला है, कितनी क्लैरिटी आ रही है, अच्छा ये कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है, कहाँ चैलेंज आ रहा है, एफर्ट पे डिस्कशन हो रहा है। अगर अच्छा 100% आ रहे हैं, अब 20% आ रहे हैं, अब 50% आ रहे हैं, अब इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो बच्चा पढ़ रहा है उसमें काफ़ी वेरिएंस रहता है। दूसरी चीज़ ये
कि ये कंक्लूसिव नहीं होते हैं। 10th हो गए, 10th 12th हो गए, इनके मार्क्स कंक्लूसिव नहीं होते हैं, तो इसको हमें एक बहुत बड़े सोशल मीटर की तरह बच्चे के मुंह पे नहीं मार देना चाहिए कि बस अब ये तो एंड ऑफ लाइफ है। तो बहुत ज्यादा बच्चे को प्रेशर में डाल देता है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, नंबर 1 वो टीनेजर है, नंबर 2 वो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं होता, उनका कोई वो डिसीजंस नहीं ले सकते, वो प्रोसेस भी नहीं कर सकते ऐसी चीजें। ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर पे प्रेशर है, और ऊपर से कंपटीशन हर साल बढ़ता जाता है बच्चों के लिए। तो हमें उनका सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और हमें उनको एफर्ट के लिए पूरा इंकरेज करना है, पर ये प्रेशर नहीं देना कि आउटकम उनको क्या लेकर आना है। आउटकम बस उनका बेस्ट आउटकम होना चाहिए। क्योंकि आज तक हमारा 10th का सर्टिफिकेट आई थिंक हार्डली यूज हुआ है। For me, I think it was only used during my MBA. Certificate types. It's just used for that. So, but still, it is an important part. I think a milestone for a child. तो इस वजह से हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है। लक्ष्य तो अभी छोटा है, बट मैं अपने फ्रेंड से सुना है मैंने कि CBSE ने गाइडलाइन दिया है, पेरेंट्स शुड नॉट अलाउ रिलेटिव्स टू टॉक टू द चाइल्ड। तो ये क्यों है और किस वजह से ये गाइडलाइन दिया गया? रिलेटिव्स तो बहुत, वो तो इतना प्रेशर डालते हैं जब भी बात करेंगे बच्चों पे कि बोर्ड एग्जाम है, क्या तैयारी है, क्या शेड्यूल है, और ये प्रेशर जो है ये बहुत, वो अलग से प्रेशराइज करते हैं। पॉइंट ये है उनको क्या लेना देना है बच्चे के बारे में। आई मीन आई एम श्योर दे आर कोई लेना देना नहीं है, बट दे हैव टू से। एंड बच्चा सुनता है इवन इफ ही इज नॉट इन द कन्वर्सेशन, पर वो कहीं से उसको सुन के आई थिंक वो और स्ट्रेस और प्रेशर में आ जाता है। हमने ऐसे एक सोशल मेट्रिक बना दिया है कि 10th बोर्ड एग्जाम है, और ये बातचीत में भी बहुत आता है, हालचाल लोग पूछते हैं मुझे, अच्छा बोर्ड की तैयारी हो रही है, अच्छा बोर्ड क्या उसमें है, तो क्या हो रहा है। एक्चुअली ट्रेडिशनली देखा जाए, अगर कुछ साल पहले का देखा जाए, तो मैट्रिक एक हाईएस्ट अचीवमेंट होती थी, लोग मैट्रिक पास ही होते थे। तो उस जमाने में मतलब मैट्रिक का काफी हाई वैल्यू होता था। उसके बाद 12th आया, और आज के टाइम में तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी और बहुत ज्यादा पढ़ते हैं लोग, बट मैट्रिक पास को भी उस टाइम में एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। तो एक ऐसा टाइम था कि पीपल यूज्ड टू ओनली स्टडी टिल दैट, एंड देयरफॉर वो सोशल फ्रेमवर्क चला आ रहा है, लोगों से बातचीत में भी ले जाते हैं। लेकिन बच्चे के ऊपर एक अलग ही तरीके का प्रेशर आ जाता है, बिकॉज अभी तक तो बाकी लोग पूछ नहीं रहे हैं, और जब तक बच्चा 10th में नहीं आता या जब तक बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहा, तब तक लोग एग्जाम्स में इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते। बट बोर्ड में उन्हें लगता है, दे गिव इट द स्टेटस ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दे गिव इट अ स्टेटस ऑफ यू नो वेरी बिग डिस्कशन पॉइंट। तो उससे हमें बच्चों को थोड़ा बचाना चाहिए, इंसुलेट करना चाहिए। वो प्रेशर हमारे ऊपर भी आ जाता है डायरेक्टली वो हमारे पे भी आता है कि ओह आपका बच्चा बोर्ड में है, इतना प्रेशर है, प्रेशर बच्चे पे, हम अपना प्रेशर पे, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं, लोग पूछते हैं बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, कैसी पढ़ाई चल रही है, अरे हमें कैसे पता ये पढ़ाई चल रही है। वो तो बच्चे अपने और सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कितना किया कि नहीं किया, वो सब मतलब इतना क्वेश्चंस करते हैं वो इस बारे में कि ये स्ट्रेस हो ही जाता है, प्रेशर अपने आप इनडायरेक्टली प्रेशर आ ही जाता है। हाउ डू वी एज पेरेंट्स, या तो हम फोन ना लें, टोटली डिस्कशन बंद कर दें वहीं पे, या हम बस उनको ये जवाब दें कि पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया जवाब दें, बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, कि पढ़ रहा है, तैयारी चल रही, वही जवाब देना चाहिए। और बच्चों तक आइडियली वो डिस्कशन नहीं जाना चाहिए। तो अगर आपके गेस्ट भी आ रहे हैं या सोशल लेवल पे भी अगर आपके इंटरेक्शंस हो रहे हैं, तो बच्चे को जितना हो सके इंसुलेट करना चाहिए, और ये बोल देना चाहिए क्लियरली कि हम बोर्ड एग्जाम डिस्कस नहीं कर रहे, बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा है और बच्चा बस उसी पे फोकस्ड है, बाकी तो जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। तो यू हैव टू टेम्पर इट डाउन, आपको एक्चुअली उस प्रेशर को नीचे लेकर आना चाहिए। और ओवरऑल एक्चुअली आप ना सोसाइटी बदल सकते हो, ना आप ये सोशल कॉन्वर्सेशन सबको बदल सकते हो, ना आप लोगों को मूव ऑन कर सकते हो, तो वो तो होने नहीं वाला। बट यू हैव टू टेक इट लाइटली एंड यू हैव टू चेंज द सब्जेक्ट एंड इंसुलेट द चाइल्ड। अलका, आपके टॉप 5 टिप्स क्या होंगे फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टू ओवरकम द स्ट्रेस एंड टेंशन दैट दे गो थ्रू ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स? क्या होगा टॉप 5? Yeah, hi everyone. I know that board exams एक बहुत ही बड़ा हवा उनके हमारे सर के ऊपर आ जाता है, और वो बादल मंडराता रहता है हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर।
और हम सब इस टेंशन में और इस सब में असमंजस में समझ नहीं पाते कि करना क्या है, राइट? तो मैं आपको 5 टिप्स दूंगी, बहुत बहुत सिंपल चीजें। पहली बात, बोर्ड एग्जाम सिर्फ एक एग्जामिनेशन है, आपके बच्चे का एग्जामिनेशन नहीं है। एक एग्जामिनेशन है जो उसकी मेमोरी, जो उसकी मेहनत और जो उसके काम का एक पोर्शन का रिफ्लेक्शन है। तो उसे इतना सीरियसली और कंक्लूसिव वे में मत लीजिए कि वो एंड ऑफ द वर्ल्ड है। प्लीज चिल। द फर्स्ट थिंग इज प्लीज चिल। द सेकेंड थिंग इज कि अपने बच्चों के साथ अपनी रिलेशनशिप इस दौरान थोड़ी सी बेहतर बनाइए। एक ऐसा बच्चा जो 1 नहीं 2 नहीं 3 एग्जाम दे रहा है, बार बार पढ़ रहा है, सेम सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसकी जगह पे आके देखिए। जब आप उसकी जगह पे आके देखेंगे आप रियलाइज करेंगे कि इट्स नॉट दैट इजी। सो अंडरस्टैंड योर चाइल्ड। द थर्ड थिंग इज दैट अपने बच्चे को इंकरेज कीजिए कि वो अपना प्लान खुद बनाए। बच्चे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के आप बच्चे को ज्यादा इज्जत देते हैं। जब आप बच्चे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे तो बच्चा अपने आप आपको दिखाएगा कि वो क्या चेंजेस ला सकता है। आपको खुद इंस्ट्रक्शनल पेरेंट बनने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ थिंग, माइक्रो मैनेज ना करें, बिकॉज एक माइक्रो मैनेजमेंट आपको तो बिल्कुल हेडेक देगा और बच्चों को भी बिल्कुल भगा देगा। तो बच्चा पढ़ाई क्या आपसे भी बहुत दूर भाग जाएगा और वो इधर उधर और चीजों में ही अपना रिलीज ढूंढेगा। और 5वीं चीज, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, खुद भी और बच्चों की लाइफ में भी। हर चीज की जगह होती है, पढ़ाई की एक जगह होती है, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। एंटरटेनमेंट की भी एक जगह होती है, वो भी सब कुछ नहीं होती। आज की तारीख में हम अपने फोन्स पे लगे रहते हैं, हम बिजी रहते हैं, हमारी सोशल ये वो जितनी भी हमारी इतनी सारी एक्टिविटीज हैं वो ओवरलैप कर रही हैं। तो क्या हम एक बैलेंस लाइफ पहले खुद जी सकते हैं और अपने बच्चों को भी वो चीज सिखा सकते हैं। तो ये थे मेरे 5 टिप्स। Thank you very much for watching. Thank you so much for watching. Thank you so much. I'm sure ये जो आपने टिप्स दिए हैं, जो आपने पॉइंट्स बताए हैं, these are very helpful points और मैं I'm sure कि ये बहुत ही helpful होंगे for me and the mother like me जिनके बच्चे बोर्ड एग्जाम अपीयर कर रहे हैं, जो प्रेशर से गुजर रहे हैं। I'm sure वो बहुत रिलैक्स फील करेंगे, उनके पेरेंट्स एंड किड्स टू। I hope you guys like this episode. अगर आप लोगों को अच्छा लगा then give me a big thumbs up. अगर आपको कोई भी परेशानी है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड, you can reach out to Coach Alka. I will give her link in my description below. Also, don't forget to subscribe to my channel, A Classic Mom. Press the bell icon for instant notifications. ये है सताई हुई क्या 10th के बोर्ड की सताई हुई महिला। बोर्ड एग्जाम टेक 1। कुल क्या है पीछे से? दरवाजा खुला है? To discuss this, आज हमारे साथ जुड़ी है ICF। आप लोगों को ये टिप्स बहुत ही यूजफुल होंगे क्योंकि आपके तो शौर्य एग्जाम्स एक सेकंड, सॉरी, टेक 20।